हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर बेटा एक चीज़ें आपको बता दी जाए कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, इसको आप मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, ठीक है, और DPPs हैं, टेस्ट सीरीज़ है और हमारे जो डेली नोट्स हैं, ये सब जो है हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री पे अपडेट होता रहता है। तो मस्टली आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। इस पे आप ही का फ़ायदा होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको डायरेक्ट चाहिए होगी तो मैं उस पर अपडेट कर देता हूँ। चलो अब ये देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझते हैं बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहता है, पहले तो ये जानो कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था ना, ये एक्चुअली किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था हमारे ब्लैक बॉडीज़ के लिए। जो थ्योरी थी किसके लिए दी गई थी? ब्लैक बॉडीज़ के लिए दी गई थी। लेकिन फ़िलहाल हम उस जगह पे नहीं जाते हैं, ठीक है। केवल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हम इसको पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? हम लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं। यानी किसी भी लाइट की अगर एनर्जी की बात करें तो कह रहा है उसकी जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब इसको समझो, जो भी लाइट हमारी सन से आ रही है या फिर घर में लगे ट्यूबलाइट या फिर जो है बल्ब के थ्रू आ रही है, वो सारी लाइट्स क्या हैं? सारी लाइट्स हमारी वेव हैं। क्या है? वेव है। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि सारी की सारी ये जितनी भी लाइट्स आपको विजिबल हो रही हैं या विजिबल नहीं हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, ये सारी लाइट्स जो हैं ये सब क्या हैं? ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड एक एनर्जी होती है। जैसे हमारा जो सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड एक एनर्जी होती है। अल्ट्रा वायलेट आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, उससे भी एसोसिएटेड एक एनर्जी है। एक्सरे होती है, गामा रेज होती हैं, ठीक है। ये हल्क वगैरह आपने देखा होगा, ये जो हमारा कैप्टन अमेरिका एक सीरीज आता है, कैप्टन अमेरिका में आपने हल्क को देखा होगा, वो जो गामा रेज से बनता है, ठीक है, गामा रेज से वो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या था? उसमें आप देखते हैं हल्क की एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ज्यादा? क्योंकि आपको पता है गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि हमारी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे एसोसिएटेड एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। या फिर यूं कहे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक। और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग एनर्जीज होती हैं, ठीक। अब प्लैंक साहब ने ये बताया था, ये जो हमारी एनर्जी होती है, जो सन से हमारी लाइट आ रही है, ये लाइट पैकेट के फॉर्म में आ रही है। लाइट कैसे आ रही है? जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई सोर्स है, ये क्या है? हमारे पास है कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इससे जो भी लाइट हमें मिल रही है ना, इससे जो भी लाइट हमें मिल रही है, ये किसी पैकेट के फॉर्म में मिल रही है। या फिर इस लाइट से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है? पैकेट के फॉर्म में मिल रही है। और इस पैकेट को हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? इस पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। जैसे कि अच्छा, ये क्वांटा क्या होता है? क्वांटा एक फिक्स्ड यूनिट है। जैसे मैं कहूं कि बेटा सपोज करो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो या तो आप एक स्टेप चढ़ सकते हैं, या तो 2 स्टेप चढ़ सकते हैं, या तो 3 स्टेप चढ़ सकते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप 1.5 स्टेप चढ़ सके या 0.5 स्टेप चढ़ सके? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हम अगर जो सीढ़ी पे जो चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स पे जो चढ़ रहे हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में चढ़ रहे हैं। इसी फिक्स्ड अमाउंट को हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लिया जा सकता है।
जैसे सपोज करो कि आप गए मार्केट से कोई भी बिस्किट का पैकेट लाने, ठीक है, मार्केट से गए आप कोई भी बिस्किट का पैकेट लाने, ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको जो बिस्किट के पैकेट्स हैं वो या तो 1 यूनिट मिलेगा, या तो 2 यूनिट मिलेगा, या तो 3 यूनिट मिलेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि वो आधा पैकेट बिस्कुट आपको देता है? तो आंसर होगा नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता है। अब कर लो वो बात अलग है, तो अपनी मनमानी करवा लो वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं जो दुकानदार करेगा वो क्या है, वो आपको पैकेट या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पैकेट्स हैं, ये जो हमारे बिस्किट्स के जो पैकेट हैं वो किस फॉर्म में है, एक फिक्स्ड अमाउंट के फॉर्म में है, एक फिक्स्ड यूनिट के फॉर्म में है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी एनर्जी सन से आ रही है या फिर किसी भी लाइट के सोर्स से आ रही है, तो वो भी किस फॉर्म में है, पैकेट के फॉर्म में है। वो एनर्जी या फिर 1 यूनिट हो सकती है, या तो 2 यूनिट हो सकती है, या तो 3 यूनिट्स हो सकती है, या तो किसी भी यूनिट के मल्टीपल में हो सकती है, किसी भी यूनिट के मल्टीपल में हो सकती है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट कंटिन्यूअस। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। कैसी होती है सर? वो क्वांटाइज्ड होती है। कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इसमें से अब ये लाइट का सोर्स है तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर्स में आपको बताया था ये जो हमारी लाइट है वो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सोर्स ऑफ लाइट से जो हमारे एनर्जी निकल रही है या फिर लाइट निकल रही है, ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है। या सपोज करो आप घर में बैठे हैं, आपके सामने स्टडी टेबल है और उस स्टडी टेबल में से जो लाइट आ रही है वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है, आपको दिख नहीं रही है, आपको लग रहा है वो लाइट कंटिन्यूअस आती जा रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। ये प्लैंक्स क्वांटम ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम साहब ने बोला था, मैक्स प्लैंक ने बोला था ये चीजें, कि जो भी लाइट के सोर्स है उसमें से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, पैकेट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। ये किन्होंने बोला था भाई? ये बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक। साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। हर पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है, हर पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने पैकेट्स है, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे मुझे 5 क्वांटा मिला, मुझे 5 क्वांटा एनर्जी मिली, या मुझे 5 क्वांटा लाइट मिला, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में, जैसे सपोज करो ये जो लाइट्स आ रही है हमारी, लाइट के केस में हम इस क्वांटा को फोटोन के नाम से जानते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सन से फोटॉन्स आ रही हैं और वो फोटॉन्स किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं। ये जो फोटॉन कह रहे हैं ना हम, ये फोटॉन कुछ नहीं है बल्कि एनर्जी के एक पैकेट्स हैं, ठीक है, और इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक चीज यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। मुझे पता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे समझो फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स किसी एक सेकेंड में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। या फिर सपोज करो कि मैं इस सरफेस पे, ये मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे मैं इस हाथ से इस पे मार रहा हूं, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 सेकेंड में अगर आप गिनो तो हो सकता है मैं 3 बार इस पे मार दूं, ठीक है,
1 सेकंड में 3 बार इस पे मैं मार दूं, स्ट्राइक कर दूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, यानी कि मैं 1 सेकंड में इस पे 10 बार पीट देता हूं, मैं इस पे 10 बार मार देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो मैं इस हैंड पे पीट रहा था, ये जो हाथ पे पीट रहा था, इसकी जगह आपका गाल होता तो क्या होता, इसकी जगह अगर आपका गाल होता तो क्या होता, गाल पे लगता कि नहीं लगता। 1 सेकंड में आपके गाल पे या 1 सेकंड में आपके सर पे 3 बार मुक्के लगते हैं, लगते। उसी जगह अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता, ठीक है, 1 सेकंड में आपके सर पे 10 बार मारता, तो क्या आपको चोट ज्यादा लगती, तो कहते हैं हाँ सर ज्यादा लगती, क्यों, क्योंकि मैं एक ही सेकंड में आपको 10 बार पीट दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो हमारी एनर्जी, सॉरी, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका इसका मतलब कि हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है हमारी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी है हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, कुछ समझ में आया। यानी कि 1 सेकंड में मैं जितनी बार वेव्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, 1 सेकंड में जितनी बार प्रोड्यूस करूंगा उतनी बार उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी होगी, ठीक है। 1 सेकंड में वेव जितनी बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा और उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। बात समझ में आई, यानी कि हमारा जो एनर्जी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हम देख भी लेते हैं बेटा, एक फ्रीक्वेंसी हम देख भी लेते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। ये जो माइक्रोवेव होते हैं, ये माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे कम होती है, हम यहां पे लिख देंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे माइक्रोवेव के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पे मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर रहा हूं, क्या कंपेयर करी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, इंफ्रारेड के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इंफ्रारेड के बाद हमारे रेड कलर के लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। रेड से चलते चले जाएं, ठीक है, रेड से चलते चले जाओ और पहुंच जाते हैं हम किस पे, वॉयलेट पे, ठीक है। रेड से चले जाते हैं और किस पे जाते हैं फिर हम, वॉयलेट पे। रेड और वॉयलेट के बीच में हमारे पास बहुत सारी कलर्स आ जाते हैं, जैसे रेड के बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है ऑरेंज की, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आ जाएगा येलो, ठीक। उसके बाद आ जाएगा मेरा ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन के बाद देखो आगे, ग्रीन के बाद आ जाएगा ब्लू कलर, ठीक। ब्लू के बाद आ जाएगा मेरा इंडिगो कलर, ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, इंडिगो कलर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इंडिगो को थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इंडिगो को मैं वाइट कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। या कोई लाइट कलर ले रहा हूँ, ये सपोज करो इंडिगो, ठीक है, ये इंडिगो कलर है, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, इंडिगो कलर, और इंडिगो कलर के बाद क्या है, वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर ले लेते हैं,
आगे बात समझ में है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? फिलहाल तो अभी मुझे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिख रही है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिख रही है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा? अभी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? माइक्रोवेव की। उससे ज़्यादा इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा रेड की, उससे ज़्यादा ऑरेंज की, उससे ज़्यादा किसकी है? येलो की। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ग्रीन कलर की। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंडिगो कलर की। और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की। ठीक है, इससे भी आगे जाते हैं। इससे भी आगे वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है। कौन कौन सी ऐसी वेव हैं? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वॉयलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी एक्स रेज। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हमारी गामा रेज। ठीक है, क्या आ जाती है? हमारी गामा रेज आ जाती है। यानी कि अगर हम इसका एक सीक्वेंस बना दें, इसका अगर हम एक सीक्वेंस बना देते हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, सीक्वेंस में क्या दिख रहा है मुझे? अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेड कलर से लेके ये जो वॉयलेट कलर तक का पोर्शन है, इसे हम विजिबल पोर्शन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विजिबल पोर्शन कहते हैं। विजिबल पोर्शन क्यों? क्योंकि ये कलर ऐसे हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये ऐसे कलर्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोवेव, ये इंफ्रारेड, इन सारी वेव्स को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे ये जो रिमोट होते हैं, इस रिमोट से जो हमारी वेव्स निकलती हैं, इस वेव्स को हम क्या होते हैं? नहीं देख पाते हैं। कैमरे के यूज से हमें देखना पड़ता है। लेकिन जो रेड कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है, ये सारी कलर की लाइट्स क्या होती हैं? आप इजीली देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस कलर्स को विजिबल कलर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बात करें अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, एक्सरे की बात करें। ठीक है, एक्सरे मशीन से जो एक्सरेज निकलती हैं उसे भी हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। ठीक है, गामा रेज और ज्यादा हाई एनर्जी वाली रहती हैं। ठीक, अच्छा, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे ये जो मेरा गामा रे है, इस गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। क्या है? इस गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? हमारे माइक्रोवेव की। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? माइक्रोवेव की। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे गामा रेस की है। आगे बात समझ में? ना? चलो, इतना तो मुझे समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी किसकी है? गामा रेस की। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा रे की। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसानों को किससे है? गामा रेस से। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये जो एक्सरे होती है, एक्सरे मशीन जो होती है, जब कभी भी आप एक्सरे लेने जाओ ना, ठीक है, एक्सरे लेने जाओ, तो जो डॉक्टर होता है वो आपको एक्सरे मशीन के जो अंडर बैठाता है, ठीक है, वो केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए बैठाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये जो एक्सरे है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये एक्सरे अगर आपके शरीर पे ज्यादा देर के लिए पड़ गई तो ये कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब इसकी एनर्जी भी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी यही कारण है कि ये जो एक्सरे वगैरह होती है हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं प्रोड्यूस की जाती, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं डाली जाती है। ठीक है, बात करें माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड की, तो ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इन सब की एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? बहुत कम है। इसीलिए जो टीवी रिमोट्स होते हैं, ठीक, एसी रिमोट्स होते हैं, इन सब में जो माइक्रोवेव सॉरी ये जो इंफ्रारेड लगी रहती है, इनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बात समझ में? आगे ना बात समझ में? चलो, तो इसका मतलब हम यहां से ये लिख सकते हैं बेटा कि ये जो हमारी एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है?
फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं इधर बेटा। अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और वो कांस्टेंट है हमारा h। h क्या है? h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ इस h की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, इस h की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में, ठीक है, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, या क्या कहो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये हमारा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जो यूनिट होती है, जो वैल्यू होती है इसकी, वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, वैल्यू कितनी है हमारी? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका मतलब कि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। म्यू क्या है बेटा? म्यू है फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां पे भी म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको येलो कलर से हम कर देते हैं। ठीक है, और ये हम रेड कलर से इसको कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां से हमने देखा था एनर्जी जो प्रोपोर्शनल थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी? फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैंने यहां पे हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट है हमारा h। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ये भी देखो। क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि जैसे सपोज करो वी हैव एनी वेव of frequency 10 to the power 20 hertz. So find the energy associated with this wave. ठीक है, इस वेव से एसोसिएटेड मुझे एनर्जी बताओ कितनी होगी। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आप तुरंत हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारा, सॉल्यूशन आप लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। E इज इक्वल टू h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है हमारी कितनी? 10⁻20 हर्ट्स। ठीक है, 10⁻20 हर्ट्स। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हटा के फिर से करते हैं। देखो, जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻20 हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकेंड। क्यों 1/सेकेंड? क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड का मतलब 1/सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर्ट्स की जगह लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड
इंटू 10⁻20। हर्ट्स की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, 1/सेकेंड। ठीक है, इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारी 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻20 जूल। तो फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, फाइनल आंसर आएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा भाई, 34 में से 20 गया, कितना जाएगा बताओ, आएगा आंसर -14 जूल। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे दिए हुए हैं और आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, तो इसको मस्ट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इतनी बातें तो बेटा मुझे समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। एक फॉर्मूला भी मिल गया मुझे, क्या फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जहां पे h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे कि सपोज करो, सपोज करो बेटा कि यहां पे मेरे पास तो एक वेव थी। ठीक है, कितनी वेव थी, एक वेव थी, तो मैंने बता दिया कि E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू है। ठीक है, मैंने एक वेव यानी कि ये जो वेव आ रही है उसके एक क्वांटा की एनर्जी बता दी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वेव्स होती हैं ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में देती हैं। ठीक है, तो मैंने एक पैकेट की एनर्जी का फॉर्मूला तो बता दिया कि E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर मेरे पास दो पैकेट है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो आप लिख कहेंगे सर E इज इक्वल टू 2h म्यू हो जाएगा। अगर मेरे पास 5 पैकेट्स है तो मैं कहूंगा E इज इक्वल टू 5h न्यू हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो मेरे पास कोई रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन यानी कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसमें n फोटॉन है, उसमें कितने फोटॉन है, n फोटॉन्स हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सर E इज इक्वल टू एन एच इंटू म्यू, हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे उतना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे, फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो क्या, फ्रीक्वेंसी की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, टाइम पीरियड नहीं, कुछ और, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में कुछ। बेटा पिछले वाले लेक्चर में ध्यान करो आप, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद आ रहा है। तो वेव के लिए मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था क्या, लैम्डा अपॉन टी बताया था। अच्छा, 1/t को मैंने कर दिया था फ्रीक्वेंसी, यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू होता है, हो गया था। अच्छा, v की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, कर सकते हैं, लैम्डा इंटू म्यू है ये। ठीक है, यानी कि यहां से हमें म्यू का एक फॉर्मूला मिल गया, म्यू का एक फॉर्मूला मिल गया क्या, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, कह सकते हैं क्या, कहेंगे हाँ सर कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, क्या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो बेटा यहाँ पे रख देते हैं। चलो, तो हमारे पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा, कह सकते हैं ना, यस सर कह सकते हैं। समझ में आई कुछ बात, बात समझ में आई, आई ना। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है किसी वेव की तो आप उसकी एनर्जी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उसका वेवलेंथ पता है तो भी तो आप एनर्जी बता देंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दे देता है, अगर आपको वेवलेंथ दे देता है
तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, किसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, कौन सा, NHC अपॉन लैम्डा। अगर कहेगा एक वेव है तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 वेव होगी, ठीक है, तो आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, 3 वेव होंगी तो आप n की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, क्वेश्चन में देगा। h की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। c की वैल्यू आपको पता है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू सेम कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आपको n पता है, h पता है, c पता है, आपको वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन रहेगा, तो क्या आप एनर्जी नहीं निकाल लेंगे, यस सर निकाल लेंगे। आगे बात समझ में, चलिए एक क्वेश्चन करा दे क्या इस पे, एक क्वेश्चन करा देते हैं इस पे। चलो एक क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड, एक क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ वेव हैविंग wavelength equal to 10 to the power 44 या 10 to the power minus 44 मीटर, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द वेव हैविंग वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 44 मीटर। तो आंसर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है मेरा E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा, है कि नहीं। अच्छा, E इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, एक वेव, अ वेव, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू रख दे क्या, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, रख दिया। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक, अपॉन लेमडा क्या है मेरा, लेमडा यहां पे दिया है 10 टू द पावर माइनस 44 मीटर है। चलिए मीटर से पहले तो मीटर काट देते हैं, 1 अपॉन सेकेंड है और ये सेकेंड है, काट दिया, ठीक। अब हम वैल्यूज को कट करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 44 इंटू जूल, ये हो जाएगी हमारी एनर्जी। सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक, प्लस 8, ठीक, और ये जो माइनस 44 है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 44 हो जाएगा, ठीक, आंसर आएगा जूल में, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 8, इधर रखो इधर रखो, 19.8 इंटू 10 टू द पावर, अब ये 34 है, ये 44 है, 44 में से 34 गया, कितना बचा, 10 बचा, 10 प्लस 8 18, यानी कि हमारी जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी 19.8 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। कुछ बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से मुझे एनसीईआरटी में और मॉड्यूल्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ देगा, ठीक है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता रहेगी, नंबर ऑफ वेव्स पता रहेंगे, एच की वैल्यू मुझे पता रहेगी, जिसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो है एनर्जी निकाल लूंगा, और जो एनर्जी आएगी किस में आएगी, जूल में आएगी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे मेरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी समझो, देखो बेटा फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटो वर्ड जो आया है वो किससे आया है, फोटोन, फोटोन का मतलब क्या है, फोटोन का मतलब है हम क्वांटा की बात कर रहे हैं या फिर हम लाइट की बात कर रहे हैं, कह सकते हैं। अच्छा, लाइट की मदद से
यानी कि सन की मदद से या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट की मदद से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का मतलब है कि हम करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो कराते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर लाइट की मदद से हम कहीं पे भी चार्ज का फ्लो करा देते हैं या फिर करंट को प्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे कि आप इस सोलर पैनल को ध्यान से देखिए। ये हमारे पास क्या है? सोलर पैनल है, ठीक है। अब ये जो सोलर की प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती है बेसिकली? इसमें हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? आसानी से रिलीज करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारे चार्ज पार्टिकल्स है। और चार्ज का ही जब फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा? जब हमारे किसी भी मेटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, यानी कि चार्ज का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यानी कि मुझे कुछ ऐसे मेटल्स चाहिए जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। कह सकते हैं कि नहीं? अगर किसी भी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब इट इज इजी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल, ठीक है। अगर किसी भी मेटल में से अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? इजी है। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे कैसे बेटा? बताओ, सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे? अच्छा, सपोज करो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आपके पास क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिकेट बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपको इन बॉक्स में से बॉल्स को बाहर निकालना है। क्रिकेट बॉल्स को क्या करना है? बाहर तो निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि आप इन क्रिकेट बॉल्स को हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हाथ में कोई लोहे की बॉल ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा बॉल ले सकते हैं जिस बॉल की जो एनर्जी हो इस बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ठीक है। या फिर हैवी बॉल्स लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर कागज का बॉल ले लिए, ठीक है, और तुम क्रिकेट के बॉल पे मार रहे हो तो क्या क्रिकेट का बॉल निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसी जगह आप क्या करते हैं? एक आयरन की बॉल ले लेते हैं, लोहे की बॉल लेके उस प्लास्टिक के बॉल पे मारो या फिर रबड़ के बॉल पे मारो, तो चांसेस हैं कि वो रबड़ के बॉल निकल सकते हैं। निकल सकते हैं, बिल्कुल सर निकल सकते हैं। इसका मतलब जो मुझे बॉल लेना है, जिस बॉल से मैं क्रिकेट के बॉल पे मारूंगा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या फिर हमारे जो क्रिकेट बॉल्स जो बॉक्स में रखे हुए वो निकलेंगे, तो मुझे ऐसे बॉल चाहिए जो बॉल की एनर्जी क्रिकेट बॉल्स की एनर्जी के कंपैरिजन में क्या हो? ज्यादा हो, ठीक। और उससे आप लेके उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करने के बाद चांसेस क्या है बेटा? निकलेंगे जरूर। इस बॉक्स में से क्या होगा? ये जो हमारे क्रिकेट बॉल्स है ये इस बॉक्स से निकल के बाहर जाएंगे। कुछ ऐसा ही काम हमारे इस सोलर पैनल पे भी होता है। कुछ ऐसा ही काम क्या होता है? हमारे इस सोलर पैनल पे भी होता है। सन से आने वाली लाइट, जैसे सपोज करो ये हमारे पास सन है, सूरज देवता है मेरे ये, ठीक है।
और यहां से आ रही है लाइट, ये लाइट हमारी यहां पे आ रही है, ठीक है। अभी जो लाइट आती है आपको पता है ये लाइट एक पैकेट के फॉर्म में आ रही है। पैकेट मतलब समझ रहे हो ना, फोटोन मैंने बताया क्वांटा है, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में। और ये पैकेट के फॉर्म में आ रही है तो ये जो हमारे ये जो प्लेट्स लगे हुए हैं, इस प्लेट में एक ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे सपोज करो ये मेटल है सीजियम, ठीक है। तो इस सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत इजीली निकल जाता है। क्या होता है? बहुत ही इजीली निकल जाता है। तो ये जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, ये जो सन से हमारे फोटॉन्स पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये जो सन से हमारे फोटॉन्स पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं, ये हमारे इस प्लेट में प्रेजेंट छोटे छोटे बॉल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम बॉल्स को इलेक्ट्रॉन के नाम से बताते हैं। ये जो बॉल्स हैं, इस बॉल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे छोटे छोटे बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे सोलर पैनल में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? मुझे फोटॉन्स की। यही होता है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यही होता है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। सन से या फिर किसी भी लाइट सोर्स से जो फोटॉन्स आते हैं वो किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद उस मेटल के सरफेस में जो और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन पे चोट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के बाहर चला जाता है। यही होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। फिर से इसको समझते हैं, फिर से इसको एक प्लेट के फॉर्म में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपके पास कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास कोई एक प्लेट है, ये हमारी सपोज करो सीजियम की प्लेट है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करेंगे? इस पे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे सन से या फिर किसी भी लाइट के सोर्स से, किसी भी लाइट के सोर्स से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सॉरी, जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, वो पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे रहे हैं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में ना? हाँ सर, बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब फोटोन की मदद से मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, चार्ज को फ्लो करा दिया। दिस इफेक्ट इज ओनली नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बात समझ में? यस सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी देखो, अभी मैंने एक बात और बोली थी, मैंने ये बात बोली थी बेटा कि ये जो हमारे क्रिकेट बॉल्स यहां पे रखे हुए हैं, इनको निकालने के लिए एक ऐसे बॉल की आवश्यकता है, एक ऐसे बॉल की आवश्यकता है जिसकी एनर्जी या तो इस बॉल के बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो। फिर से सुनो, आपके घर में आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, आपके घर में आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स में आपके पास छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स हैं, ठीक है। अब उन प्लास्टिक के बॉल्स को आपको उस बॉक्स में से बाहर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? क्या कागज की बॉल लेके उस पर मारेंगे? हाँ, कागज की बॉल लेके मार सकते हैं, लेकिन वो कागज का बॉल हैवी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कागज का बॉल हैवी नहीं है, ठीक है, कागज का बॉल हैवी नहीं है, वो बहुत लाइट है, तो क्या उस जो है प्लास्टिक की बॉल्स को उस बॉक्स में से बाहर निकाल पाएगा? तो आपका आंसर होगा नो सर। लेकिन अगर उसी जगह कोई ऐसे बॉल्स आप अपने हाथ में ले लें जिसकी एनर्जी उस प्लास्टिक वाले बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो, या फिर ये जो आपने हाथ में जो बॉल लिया है उस बॉल की एनर्जी, ठीक है, इस बॉल का मास हमारे वो प्लास्टिक के बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो, तो आप जब स्ट्राइक करेंगे उस पे, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उस बॉक्स में से प्लास्टिक के बॉल्स बाहर निकल के चले जाएंगे। इसका मतलब कहने का यह है कि एक कोई मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, एक कोई मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो प्लास्टिक के बॉल्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये जो प्लास्टिक के बॉल्स हैं, इनको निकलने के लिए चाहिए। कह सकते हैं ना? मैं कागज के बॉल से लेके उस पे मार रहा था तो वो नहीं निकल रहा था, उसी जगह मैंने लेदर की बॉल लेके उस पे मारी, प्लास्टिक के बॉल पे, तो वो बॉल निकल गई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो कागज का बॉल जो है मेरा प्लास्टिक के बॉल्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है।
अब समझो ये क्या है एक्चुअल में, अब समझो ये क्या है एक्चुअल में। मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रियलिटी में न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्टेड है। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई एक एटम है, ये एक एटम है, और इस एटम में हमारे पास इस वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले में भी दो बना देते हैं, ठीक है। अब मुझे आप पता है, मुझे और आपको दोनों को पता है बेटा कि ये जो अंदर आपका न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए इस अट्रैक्शन वाले फोर्स को, इस अट्रैक्शन वाले फोर्स को, इस अट्रैक्शन वाले फोर्स को क्या करना पड़ेगा? कम से कम उससे ज्यादा एनर्जी तो मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैं उससे ज्यादा एनर्जी वाली बॉल लेके इस पे स्ट्राइक करता हूं, अगर मैं उससे ज्यादा एनर्जी वाली बॉल को लेके इस पे स्ट्राइक करता हूं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर चला जाएगा। बोलिए हाँ, चला जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, या फिर मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, या फिर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन लिखो बस, ठीक है। और इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी कि मिनिमम एनर्जी आपके, जो आपने हाथ में जो लेदर की बॉल ली हुई है उसकी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ताकि वो जाए और हमारे प्लास्टिक के बॉल्स पे, जो बॉक्स में रखे हुए प्लास्टिक के बॉल्स हैं, उस पे स्ट्राइक करे और उसको उस बॉक्स में से बाहर निकाल दे। आगे बात समझ में? इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये जो बॉक्सेस में प्लास्टिक की बॉल्स रखी हुई हैं और आपने अपने हाथ में भी प्लास्टिक की बॉल ली है, ठीक है, तो उससे भी चांसेस हैं कि आप तेज से मारो तो क्या होगा? वो प्लास्टिक की बॉल आपके हाथ में प्रेजेंट प्लास्टिक की बॉल से भी बाहर निकल सकती है, निकल सकती है। अच्छा, लेकिन अगर उसी जगह आप अपने हाथ में आयरन की बॉल ले लेते हैं और आयरन की बॉल से उस पर मारते हैं, तो क्या होगा? तो सर ऐसा हो सकता है, वो वहां से प्लास्टिक की बॉल निकलेगी तो, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपने आयरन की बॉल मारी है उसकी बहुत सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी, और वो एनर्जी उस प्लास्टिक की बॉल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से हमारी प्लास्टिक की जो बॉल है वो किसी वेलोसिटी से बाहर भागेगी। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम कोई सपोज करो एनर्जी देते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी हमारी क्या है? ये एनर्जी हमारी किसकी है? एनर्जी ऑफ लाइट है, ठीक है, ये एनर्जी हम देते हैं, ठीक। अब ये एनर्जी सपोज करो हमारा जो प्लास्टिक की बॉल जो बॉक्सेस में रखी हुई हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो लाइट की जो एनर्जी है वो कहां कहां यूज होगी? पहला यूज होगी, पहला यूज होगी वर्क फंक्शन में। किसमें? वर्क फंक्शन में, यानी कि उस प्लास्टिक की बॉल को बॉक्स से निकालने में, और प्लस जो एनर्जी बच जाएगी वो एनर्जी यूज होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया? यानी जो मैंने एनर्जी लाइट की प्रोवाइड की है, उस लाइट की एनर्जी क्या है? उस लाइट की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से, जिस लाइट की एनर्जी ज्यादा है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक की बॉल्स हैं उस बॉक्स में से बाहर निकल रही हैं, प्लस जो एनर्जी बच जा रही है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे रही है। यही काम हमारे सोलर पैनल पे भी होता है। जो सन से लाइट्स आती हैं वो लाइट्स जाके हमारे सीजियम मेटल पे स्ट्राइक करती हैं, या जो भी मेटल उस पे लगा होता है, ठीक है। अब तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स आ रहे हैं जो सोलर प्लेट्स पे लगते हैं, ठीक है।
तो ये जो सन की लाइट है, ये फोटॉन्स है उसमें से जो निकल रहे हैं वो हमारे सोलर पैनल पे स्ट्राइक करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर सन से आने वाली रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा हुई तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तो निकाल ही देती हैं, प्लस साथ ही साथ उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इस एनर्जी को हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। ये जो हमारा E इज इक्वल टू एन एच न्यू है ना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जो अभी प्लैंक्स वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा था, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट, जो एनर्जी आपने दी है, जो लाइट की एनर्जी है, सपोज करो आपकी लाइट की एनर्जी क्या है, आपकी लाइट की एनर्जी है एन एच न्यू। ठीक है, क्या है लाइट की एनर्जी, क्या है एन एच न्यू। अच्छा, अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी इसको निकालने के लिए है एन एच म्यू नॉट। ठीक है, और जो बच गई एनर्जी, वो बची हुई एनर्जी क्या है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू माइनस एन एच म्यू नॉट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एच को एन को नहीं, काम को तो एन को नहीं लेते हैं, एन एच को बाहर ले लेते हैं। हाँ, एन और एच को बाहर ले लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा एन एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अच्छा, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें, इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी h म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, आगे बात समझ में? समझ में आया बेटा कुछ? हाँ सर, समझ में आ गया। जब कभी भी सन की रेज आती हैं या कभी भी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी आती है और हमारे ऐसे मेटल पे स्ट्राइक करती है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं। कुछ एनर्जी उसको, एक जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको निकालने के लिए काम आती है, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, अब एक जरा सा हम ग्राफ भी देख लेते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कई बार ग्राफ भी आता है। काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी आता है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अब सपोज करो कि मेरे पास ये एक ग्राफ है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इधर है मेरा क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इधर है क्या मेरा, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ग्राफ बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में किस तरीके से ग्राफ चलेगी, बता सकते हो क्या? हाँ सर, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो बेटा, इस फॉर्मूले को देखो जरा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ सर, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसका ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है, तो इसका मतलब ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी, अब ये देखो, इस लाइन पे हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, या फिर जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। ठीक है, जो लाइट सन से आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, तो उसकी क्या कोई भी काइनेटिक एनर्जी हम दे पाएंगे क्या? फिर से सुनो, सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी कहने का मतलब उस लाइट की एनर्जी क्या है, 0 है। तो जब वो लाइट हमारे किसी भी सोलर पैनल पे स्ट्राइक करेगी तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा?
नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। अच्छा, हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, सपोज करो हम इधर आ गए, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिए, हम किस पे आ गए, 1 पे आ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया मतलब थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब थोड़ी सी एनर्जी मैंने बढ़ा दी, लेकिन अभी भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ के बाहर नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, सपोज करो 2 हर्ट्ज कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की, इसका मतलब एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, हमारा जो फोटोन आ रहा है सन से वो क्या करेगा, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि फ्रीक्वेंसी कुछ इस लेवल पे चली जाएगी, सपोज करो 5 हर्ट्ज मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी, ठीक है, 5 हर्ट्ज मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी, उस पे क्या होगा, उस पे क्या होगा, उस पे हो सकता है कि हमारा जो फोटोन है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में कामयाब हो जाए, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो जो एनर्जी होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा उसको, क्या उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा, अरे कैसे दे पाएगा भाई, अभी तो मैंने उस पर केवल स्ट्राइक किया है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा तब ना वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, इसका मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक के फॉर्म में निकलेगी, निकलेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, ठीक, तो भाई मिनिमम एनर्जी तो उसको वर्क फंक्शन तो मिल चुका है, अब जो आप एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं यानी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी या फिर वो एनर्जी वो उसको क्या दे रही है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए था वो तो मिल चुका है, वो तो उसको 5 पे ही मिल गया था, ठीक है। अब हम चले गए 7 पे, तो 7 पे क्या होगा, 7 पे जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रहा है, ठीक, हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, आगे बात समझ में, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस ग्राफ को अगर पीछे बढ़ा लोगे तो कुछ यहां पे इस तरीके से पीछे भी ग्राफ जाता है, ठीक है। चलो अब इस पे बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि द एनर्जी coming from the sun, coming from sun has frequency, sorry the light लिख देते हैं यहाँ पे, the light coming from the sun has frequency of 500 hertz, ठीक, the energy required to remove an electron, या फिर यहां लिख देते हैं द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस is 300 hertz. So find the kinetic energy of the electron. ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे बेटा समझो, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक, फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, जो फ्रीक्वेंसी सन से आ रही है वो है हमारी कितनी 500 हर्ट्स, यानी कि 500 अपॉन सेकेंड, ठीक,
माइनस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे वो कितनी है 300/सेकेंड, हर्ट्स को मैं यहाँ पे 1/सेकेंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। और 1/सेकेंड कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 500 माइनस 300 और 1/सेकेंड आ जाएगा, 1/सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा और ये 500 माइनस 300 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा कितना 200, कितना लिख देते हैं 200, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 6 टू 13.26 इंटू 10⁻, और ये -34 से हो जाएगा -32 जूल, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो क्वेश्चन होगा या फिर एनसीईआरटी में और जो मॉड्यूल्स है उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जितने भी डाउट्स होते हैं टेलीग्राम चैनल पे t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री पे जरूर से भेजें, ताकि जो है संडे वाली जो क्लासेस होती हैं कंटिन्यू किया जा सके। अभी भी उसमें 3-4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 3-4 दिन नहीं, अभी ये 6th लेक्चर है ना, तो 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 2 दिन क्या, कल ही संडे है, ठीक है। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी शेयर करिए और कल हम लोग डाउट सेशन लेंगे 2 बजे, सो बी रेडी।